हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर IQ। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के सेकेंड लेक्चर में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। भोजन के कई तरह के घटक हैं जो हमारे बॉडी के लिए कई तरह के यूज़फुल हैं वो। तो उसमें से आता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन। उसमें आता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन में आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है तो वो कौन सा करता है? फैट करता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। बट ये आपको जानना चाहिए, जो फैट जो है ये टेम्पोरली एनर्जी गिविंग फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और प्रोटीन को हम एज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं। और प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या सब करता है? तो हमारे डैमेज टिश्यू को और सेल्स को भी रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। फिर इसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज से जो हमको प्रोटेक्ट जो करता है वो कौन सा करता है? विटामिन। तो विटामिन कई तरह के भी हैं। और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्पफुल रहता है। और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में जानते हैं, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है? तो मेरेस्मस। और प्रोटीन और फैट की कमी से क्या होता है? क्वास्कर। बट इस दोनों में कॉमन क्या है? तो इस दोनों में कॉमन ये है, जो रोगी को जो है सो वजन वेट जो है बिल्कुल लॉस होने लगता है। और उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी से बिल्कुल चेंज रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जो है फूड में एक स्टार्च और शुगर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल आपको खास करके याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं, वो है पोटैटो, राइस, ब्रेड, कुछ सुगरी ड्रिंक्स भी हैं। और फ्रूट जूस, वीट वगैरह, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेज हैं। इसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमको डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। ये डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन क्या हो गया? तो डाइल्यूटेड मीन्स हो गया जो पानी में बिल्कुल भींगा हुआ, बिल्कुल थीन फॉर्म में, पतले फॉर्म में जो रहता है उसको हम लेते हैं। और ये कौन से कलर का होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। जब हम फूड पे डालते हैं तो कौन सा कलर हो जाता है? ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जो हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन ले करके, और ऑरेंज से वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? तो कई तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आपको ब्लू ब्लैक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल दो तरह का होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन सा आ गया? मोनोसेक्राइड किसको बोलते हैं? जिसमें एक शुगर कंटेनिंग होता है। और डाइसेक्राइड में डाई मीन्स डबल, तो दो शुगर जो कंटेन करता है उसको हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड जो एवहव जो है वो शुगर रहता है मेनी, पॉली मीन्स होता है मेनी, तो मेनी शुगर रहता है, जिसमें स्टार्च हो गया, फाइबर्स हो गए, ग्लाइकोजेन हो गए। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना चाहिए, क्योंकि पूछ देते कभी कभी जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है वो कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज या फिर लैक्टोज, ये सब पूछ दिया जाता है जी ये कौन से कार्बोहाइड्रेट में आता है? तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के कुछ एग्जाम्पल, उसमें से मिक्सअप दे देते हैं। तो आपको याद करना होगा जो ग्लूकोज कौन से कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसका मोनोसेक्राइड में कई सारे एग्जाम्पल, जैसे हनी, फ्रूट्स वगैरह जो हो गए, वो कौन से आते हैं? मोनोसेक्राइड आते हैं। कुछ फ्रूट्स जो हो गए, ग्रेप्स वगैरह, ये क्या आते हैं? मोनोसेक्राइड में। फिर शुगर केन वगैरह जो आता है ये डाइसेक्राइड में आते हैं। फिर पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल पता ही है स्टार्च में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब है ना, सीरियल्स, ये सब क्या है? ये पॉलीसेक्राइड में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं फैट के बारे में जानते हैं। तो फैट के बारे में आपको पता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, न्यूट्रिशन, वो फैट ही होता है। बट ये टेम्परली एनर्जी गिविंग फूड होता है हमारे बॉडी में। और फैट जो है हमारे बॉडी में एनर्जी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ भी लाता है, जिससे हमारे बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें फैट से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
प्रोडक्ट से। फैट प्रोडक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फैट फूड, वो चीज़ होते हैं, ऑयल होते हैं, बटर होते हैं, घी होते हैं, क्रीम होते हैं। अब टेस्ट के ऊपर चलते हैं, तो आप जानते हैं ये सब चीज़ जो हो गया ऑयल बटर घी ये सब जो होते हैं ये थोड़ा चिपचिपे होते हैं। तो आप इससे एग्जांपल कर सकते हैं, जब हम कोई भी फूड हम जब पेपर पे घसते हैं रब करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा ऑयली पैच हो जाता है। ये ऑयली पैच ही क्या बताता है, ये बताता है जो इसमें ये फूड में क्या है, ये फैट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। तो प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। इससे हमारे बॉडी को क्या करता है, ये हमारे डैमेज टिश्यूज को और सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक है, और जो है ये हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करता था, जैसे नेल्स हेयर स्किन मसल्स और ब्लड को बनाने में प्रोटीन न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बॉडी में। फिर ये इसका रिच फूड कौन कौन सा है, तो एग हो गया इसका एग्जांपल, मीट हो गया, फिश हो गया, ओट्स हो गए, दाल हो गया। दाल आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोटीन कंटेन करता है। फिर आलमंड मिल्क योगरेट ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन रिच फूड है। इसका हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो कोई भी फूड हम लेते हैं उसमें कॉपर सल्फेट के साथ साथ कॉस्टिक सोडा भी मिक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ये फूड का कलर वह उसमें क्या हो जाता है, वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है जी, इस फूड ये जो है ये प्रोटीन कंटेनिंग फूड है। ठीक है, अब चले विटामिन से जानते हैं। विटामिन जो हम लेते हैं, विटामिन ए सी डी ई के और बी बी को बी के फुल को क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है, विटामिन ए से हमारे स्किन को हेयर को और आइज को हेल्पफुल मिलता है ना, स्ट्रेंथ देता है ज़्यादा। इस रिच फूड कौन सा, कैरोट स्वीट पोटैटो। विटामिन सी जो भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और कोई भी सिट्रस फूड जैसे कोई भी खट्टा फूड जो हो गया, वेजिटेबल वगैरह जो हो गए या फ्रूट्स हो गए, वो क्या है, विटामिन सी के रिच सोर्सेज हैं। विटामिन डी से क्या होता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है ना। और विटामिन ई जो है ये हमारे विजन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके ये जो आलमंड और पीनट जो है बिल्कुल रिच फूड है ये विटामिन ई के लिए। और के लिए क्या है, के जो है हमारे ब्लड को क्लॉट होने से हेल्प करता है, जिसमें ये जो है स्पाइनेक फिर ब्रोकली ये क्या है, विटामिन के रिच फूड है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मिनरल्स के बारे में जानते हैं। खनिज लवण है ना, तो हमारे बॉडी में कई तरह के खनिज लवण में, जिसमें से कैल्शियम फास्फोरस आयोडीन और आयरन। तो इस सब की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो जैसे कैल्शियम या फास्फोरस से क्या हो जाता है, इसके कमी से हमारे बोन्स जो हैं और टीथ जो हैं धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आयोडीन से क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं ना, गर्दन में एक तरह से स्वेलन हो जाता है। फिर आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। एनीमिया जो है विटामिन बी 6 का रिच सोर्सेज होता है ना, बी 6 इसका ये है एनीमिया का है ना विटामिन। फिर इसके बाद विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस है ना डिजीज। विटामिन बी 1 से बेरी सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स और के से हेमोरेज हो जाता है ना, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड अफेक्टेड है ना, अभी बताया है। चलिए नेक्स्ट में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में जानते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में खास करके आपको जानना है, बी 3 से क्या होता है, नियासिन, ये खास करके एग्जाम में आता है। फिर इसके बाद बी 6 से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। फिर इसके बाद बी 9 से क्या होता है, फॉलिक एसिड। और बी 12 से साइनोकोवालमिन या कोवालमिन। ज़्यादातर एग्जाम में ये 3 से आते हैं क्वेश्चन है ना। फिर इसके बाद मिनरल्स, आप जानते हैं कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ग्रोथ में और मेंटेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। मिनरल्स रिच सोर्सेज जो हो गए, जैसे हो गया कैल्शियम रिच सोर्स क्या हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया। फिर हरे पत्तीदार सब्जियां हो गई। फिर उसके मछली हो गया है ना। आयोडीन रिच सोर्स कौन सा हो गया, सी फूड, आयोडाइड साल्ट। ठीक है, फिर आयरन रिच सोर्स कौन सा होता है, पालक स्पाइनक है ना। फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हरे पत्तेदार सब्जियां होते हैं, अंडे सेब वगैरह, ये क्या है, आयरन रिच सोर्स है। फिर फास्फोरस किस में पाया जाता है, मिल्क में, बनाना में और
पल्सेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी आप जानते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट में हम फैट कंटेनिंग फूड जब हम ले लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह, तो ओबेसिटी हो जाता है, धीरे 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 मोटापा बढ़ने लगता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। चलिए अब फाइबर के बारे में जानते हैं। फाइबर्स क्या है, तो बिल्कुल रॉ मटेरियल में रहता है। कोई भी ऊन वगैरह जो हो गए या कॉटन हो गया, वो रॉ मटेरियल में होता है, ठीक है। उसको हम क्या कन्वर्ट में करते हैं, यार्न में, धागे में कन्वर्ट करते हैं। कई सारे फाइबर्स मिलके यार्न बनाता है, फिर यार्न जो है, कई सारा यार्न मिलके फैब्रिक, कपड़ा है ना, कपड़ा जो हम पहनते हैं वो बनाता है, जिसमें आ जाता है एग्जाम्पल में कॉटन, जूट, सिल्क, ऊल, है ना। तो ये फाइबर जो है वो कई तरह के होते हैं, है ना। तो दो तरह के होते हैं फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में कौन सा हो गया, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल, है ना। सिंथेटिक फाइबर किसको बोलते हैं, जो लैब के द्वारा सिंथेसाइज करके केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है लैब में, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, है ना। जिसमें एग्जांपल हो गया पॉलिस्टर, नाइलॉन। और नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलता है, हमें जानवरों से और पेड़ पौधों से हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। नेचुरल मीन्स हो गए प्राकृति, और प्राकृति से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। फिर इसके बाद कॉटन आते हैं, कुछ प्लांट फाइबर। तो कॉटन जो हो गया, जिसमें हो गया सॉइल, है ना, कॉटन सॉरी सॉइल जो है ये ब्लैक, कॉटन जो है ये काली मिट्टी में होती है और गर्म वाले सीजन में होते हैं, है ना। और इसमें जो होता है कॉटन जो है ये एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें कंपेयर किया गया है, जो कॉटन का जो फ्रूट जो होता है, कॉटन प्लांट का फ्रूट, उसी से हमको कॉटन मिलता है। तो ये बिल्कुल लेमन के साइज के अकॉर्डिंग होता है ना। इसके साथ साथ ये जब मैच्योर होकर के ब्रस्ट होता है तो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही दिखता है। तो इसमें कई सारे सीड भी होते हैं, है ना, कई सारे बीज वगैरह होते हैं, इसमें मिक्स रहते हैं। तो इसको बीज को निकाला जाता है, फिर इसमें से ये कॉटन को अलग किया जाता है। ये प्रोसेस जो है ये गिनिंग कहलाता है ना, ये याद रखना आपको, जिसमें से सीड को सेपरेट करना कॉटन से, उस कॉटन फाइबर से, उसको हम गिनिंग बोलते हैं। फिर जूट पे आते हैं, है ना। तो जूट जो है, जूट हमें मिलता है प्लांट के जो स्टेम पार्ट जो होते हैं, स्टेम पार्ट, उसको निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद इसको पानी में भिंगाया जाता है ना, पानी में भिंगा करके इसको कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है। फिर हाथ से इसको स्टेम को अलग कर दिया, तना को अलग कर दिया जाता है, फिर इसमें से जूट को अलग कर लिया जाता है ना। तो ये तने के पार्ट से मिलता है, तो ये आपको याद करना होगा। जो स्टेम जूट जो हमें प्राप्त होता है वो जूट प्लांट के स्टेम पार्ट से प्राप्त होता है। कॉटन जो प्राप्त होता है हमें, कॉटन जो प्राप्त होता है वो फ्रूट पार्ट से प्राप्त होता है ना। इसके बाद जूट जो है ये, इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना, जूट होने में। तो इसमें ये खास करके रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है, तो वेस्ट बंगाल सबसे पहले आता है, फिर बिहार, फिर इसके बाद असम स्टेट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यार्न से फैब्रिक, धागे से कैसे हम फैब्रिक, कपड़ा बनाते हैं। तो जैसे आप देखते हैं बुनना, बुन करके, फिर इसके बाद वीविंग प्रोसेस, नीटिंग प्रोसेस हो गया, फिर वीविंग प्रोसेस हो गया, फिर हम सूत को कैसे काटते हैं, फाइबर्स को कैसे हम यार्न बनाते हैं, कैसे ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है जैसे हो गया चरखा वगैरह, ये आप देख रहे हैं चरखा, ये चरखा फिर तकला होता है। तो इसमें ये सूत लगा करके फिर इसके बाद घुमाया जाता है, फिर इसका पतला पतला ये जो है ये सूत निकाला जाता है। इससे निकाल करके फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है यार्न में,